विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पेपर फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी। तो इसका कुछ इतिहास की अगर हम जाएं तो 18वीं शताब्दी तक हमें पता ही नहीं था कि ऊष्मा क्या चीज़ है। हमें ये ज़रूर पता था कि ऊष्मा से कार्य कैसे किया जा सकता है। 1712 में प्रथम भाप इंजन का आविष्कार हुआ, परंतु तब तक भी हमें ये नहीं पता था कि ऊष्मा क्या है। 1840 तक भी हमें ये नहीं पता था कि ऊष्मा क्या चीज़ है। लेकिन जब हमने भाप इंजन का निर्माण किया और भाप इंजन की क्षमताओं को समझने के लिए जब हमने अध्ययन किया, तो उसी प्रक्रियाओं में हमें ऊष्मा का पता चला कि ऊष्मा क्या चीज़ है। ऊष्मा को हमने समझा, उसको डिफ़ाइन किया और उसके विभिन्न रूपों से हम परिचित हुए। अब ऊष्मागतिकी में हम क्या करते हैं, उन्हीं ऊष्मा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। एक ऊष्मा दूसरी ऊष्मा से कैसे बदलती है, कैसे एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में स्थानांतरित किया जा सकता है, इन सब का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। और ऊर्जा के विभिन्न रूपों से हम परिचित हो गए हैं अब। और ये ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं जो हम ऊष्मागतिकी में देखते हैं, वो है कार्य के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, आंतरिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे हमारे विभिन्न ऊर्जा के रूप हैं जो हम ऊष्मागतिकी में अध्ययन करते हैं। और इसमें हम कौन से निकायों का अध्ययन करते हैं, स्थूल निकायों के, यानी बड़े स्तर पे निकायों का अध्ययन करते हैं। और ये स्थूल निकाय सूक्ष्म निकायों से मिलकर बनते हैं। और इन सूक्ष्म निकायों के अध्ययन पे जब हम आधारित हो जाते हैं, तो सूक्ष्म निकायों से हम जब स्थूल निकायों की ओर जाते हैं, तो हमें स्थूल निकायों का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म निकाय के प्राचलों का औसत व्यवहार, औसत परिवर्तन हमें निकालना होता है। और इसके लिए हमारे प्रायिकता के सिद्धांत काम में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऊष्मागतिकी को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। तो इससे एक भौतिकी की शाखा का आविष्कार होता है जो कहलाती है ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी। अब इस ऊष्मागतिकी के क्या उपयोग हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के इंजन के निर्माण में हमारे पास काम में आती है, प्रॉपुलेशन सिस्टम बनाने के काम में आती है। और ये प्रॉपुलेशन सिस्टम बनते हैं रॉकेट में, मिसाइल में, बहुत सारे आपके ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल बनते हैं उसमें काम में आती है। क्रायोजेनिक इंजन बनाने के काम में आती है। विभिन्न प्रकार के इंजन जो हम बनाते हैं उनमें भी काम में आती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में काम में आती है। शीतलन संबंधी जो भी हम उपकरण बनाते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे एसी है, सब में ऊष्मागतिकी के नियम काम में आते हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में, रासायनिक साम्य में, केमिकल पोटेंशियल्स को डिफाइन करने में, फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में भी हमारे पास ऊष्मागतिकी के नियम बहुत उपयोगी साबित होते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि ऊष्मागतिकी में हम स्थूल निकायों पर बात करते हैं और स्थूल निकायों को हम सूक्ष्म निकायों के औसत व्यवहार से जोड़ते हैं। तो अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि स्थूल निकाय क्या चीज़ है और सूक्ष्म निकाय क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थूल निकाय क्या है। स्थूल निकाय हमारे पास वो निकाय हैं जिनमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, इनका विस्तार आणविक विस्तार से बहुत ज़्यादा होता है और इनकी अवस्था को बाह्य प्राचलों से हम परिभाषित करते हैं। सीमा बंधनों से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। और ये जो अवस्था के प्राचल हैं, ये हैं ताप, दाब, बहुत सारे ऐसे प्राचल हैं जो हम इनमें काम में लेते हैं। अब सूक्ष्म निकाय क्या हैं? सूक्ष्म निकाय वो हैं जिनमें कि कणों की संख्या बहुत कम होती है, इनका आणविक विस्तार के तुल्य विस्तार होता है। इनकी अवस्था को हम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों से क्वांटम के समुच्चय के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं n है मुख्य क्वांटम संख्या, l है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस तरह से हम इनको क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा परिभाषित करते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं अणु, परमाणु, ये सब सूक्ष्म निकाय हैं। अणु, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सूक्ष्म निकाय हैं, क्योंकि हम एक छोटे स्तर पे जाके हम इस पर बहुत सूक्ष्म स्तर पे जाके हम बात करते हैं सिस्टम्स की। तो ये सिस्टम्स कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से मिलकर बने हुए होते हैं। अब सांख्यिकी की कुछ अवधारणाएं हैं मुख्य, उस पर हम कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम समझे तो हमें ऊष्मागतिकी को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो कुछ इन अवधारणाओं की ओर मैं बढ़ रही हूँ।
तो पहली अवधारणा मेरे पास है सिस्टम हम किसे कहते हैं। ये हम बार बार प्रयोग करेंगे कि एक निकाय मैंने लिया, तो निकाय का मतलब क्या है मेरे पास कि बंद पूरे इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा भाग जिस पर मैं अध्ययन कर रही हूँ जो कि किसी बंद प्रश्नों से घिरा हुआ होगा, वो कहलाएगा मेरे लिए सिस्टम या निकाय। अब जब मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ तो उसकी कोई ना कोई बाउंड्री भी होगी, यानी वो बंद प्रश्न जिनसे वो सिस्टम घिरा हुआ है वो उसकी बाउंड्री कहलाएगी, उसकी परिसीमा कहलाएगी, जिसके द्वारा घिरकर किसका निर्माण होगा, किसी निकाय का, किसी सिस्टम का निर्माण होगा। अब ये परिसीमा जो मैं बात कर रही हूँ कि ये परिसीमा हो कैसे सकती है, ये इमेजनरी भी हो सकती है, ये रियल भी हो सकती है, ये ठोस अवस्था में भी हो सकती है, द्रव अवस्था में भी हो सकती है, गैस अवस्था में भी हो सकती है, और ये लचीली भी हो सकती है और किसी भी आकार प्रकार की भी हो सकती है। जैसे आप बर्तन में एक पानी भरते हैं तो बर्तन किसी भी आकार प्रकार का हो सकता है। उस बर्तन में आप ठोस पदार्थ भी रख सकते हैं, उस बर्तन में आप लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो उस बर्तन एक बाउंड्री हो गई मेरे पास, और उसमें जो पदार्थ मैंने भरा, चाहे वो द्रव रूप में था या ठोस रूप में था, वो मेरा हो गया निकाय। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि मेरे पास सिस्टम क्या है और उसकी बाउंड्री क्या है। अब एक चीज़ हम और डिफाइन करते हैं, वो है परिवेश। तो निकाय के अतिरिक्त, निकाय और बाउंड्री उसकी आपस में जुड़ी हुई होगी, और उसके अतिरिक्त जो निकाय मैंने जहाँ जिस समष्टि में रखा है जो कि उस निकाय से जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है उसका परिवेश यानी सराउंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो भी सिस्टम के अतिरिक्त उसके आसपास स्थित है वो उसका परिवेश है, लेकिन शर्त ये है कि वो उस परिवेश के साथ परस्पर उसका कोई ना कोई संबंध होगा, वो उसके साथ कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया किसी भी प्रकार की कर सकता है, जो कि हम आगे डिफाइन करेंगे कि अन्योन्य क्रिया कितनी प्रकार की होती है। तो कोई ना कोई उसका संबंध अपनी सराउंडिंग से अवश्य होगा। तो यहाँ हम ये देखें कि यहाँ पर मेरे पास मैंने अगर एक एस से सिस्टम को निरूपित किया है, जिसकी कोई एक आर्बिट्रेरी बाउंड्री मैंने यहाँ दिखाई है, और उसके आसपास एक चौकोर मैंने दिखाया है एरिया, ये इसका है सराउंडिंग, और जो ये पृष्ठ मैंने बनाई है लाइन, वो उसकी कहलाएगी बाउंड्री। तो यहाँ पर जैसे मैं एक सिस्टम मैंने लिया है, आपने बर्तन लिया है, बर्तन में पानी भरा है और उसको आपने किसी कमरे में रख दिया है, तो कमरा हो गया उसका परिवेश, जो बर्तन है वो उसकी बाउंड्री हो गई, और उसके अंदर जो आपने रखा है वो हो गया सिस्टम। तो सिस्टम बिना बाउंड्री के संभव नहीं है। तो सिस्टम और बाउंड्री परस्पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो काल्पनिक रूप में हो, चाहे वो वास्तविक रूप में हो, चाहे वो ठोस रूप में हो, चाहे वो द्रव रूप में हो, किसी भी आकार प्रकार में हो, सिस्टम अपनी सराउंडिंग से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। और सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के अतिरिक्त जो भी उसके आसपास चीज़ है जिससे वो इंटरेक्ट कर सकता है, जिसका उससे कोई ना कोई संबंध हम जोड़ सकते हैं, वो उसकी सराउंडिंग्स है। अब हम किसी भी निकाय की अवस्था को परिभाषित करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेट वेरिएबल्स काम में लाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो राशियां हैं, वो गुण हैं जिसके द्वारा निकाय की अवस्था को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, निकाय के स्टेट को मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ। जैसे कि यह ताप है, दाब है, आयतन है, ये सब अवस्था चर कहलाते हैं। अब निकाय कितने प्रकार के हो सकते हैं? निकाय विलगित निकाय हो सकता है, निकाय बंद निकाय हो सकता है, निकाय खुला निकाय हो सकता है। विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम मैं किसको कहूँगी? वो सिस्टम जो अपने परिवेश से, अपनी सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं करता है, ना तो ऊष्मा लेता है, ना ही उसमें ऊष्मा उसका आदान प्रदान होता है। तो ऐसे जो सिस्टम हैं वो कहलाते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि अपनी सराउंडिंग से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं, यानी ऊष्मीय इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास विलगित निकाय। अब है बंद निकाय यानी क्लोज सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिसमें कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है लेकिन मैटेरियल पार्टिकल सराउंडिंग से निकाय की ओर या निकाय से सराउंडिंग की ओर नहीं जा सकता है। तो बंद निकाय वो हैं जिनमें कि ऊष्मा का आदान प्रदान तो होता है लेकिन मैटर का नहीं होता। तीसरे तरह के निकाय हैं मेरे पास खुले निकाय, ओपन सिस्टम, जिसमें ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो सकता है और मैटर का भी आदान प्रदान हो सकता है। तो तीन प्रकार के मेरे पास निकाय हो गए। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें
ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, बंद निकाय जिसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, और तीसरा निकाय जिसमें कि ऊष्मा और द्रव्य दोनों का ही आदान प्रदान हो सकता है। अब है कि रासायनिक रूप से जब हम देखते हैं सिस्टम को, तो हम दो प्रकार के निकायों की बात करते हैं। एक तो हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरा हम कहते हैं हिट्रोजीनियस सिस्टम, समांगी निकाय और विषमांगी निकाय। अब समांगी निकाय क्या है? सिस्टम का अगर प्रत्येक भाग समान, सब तरह से समान हो, संरचना में सब तरह से समान हो, भौतिक अवस्था में सब तरह से समान हो, तो वो कहलाता है समांगी निकाय। यानी अगर किसी भी सिस्टम का कोई पार्ट में अगर किसी एक भाग का ताप T है तो बाकी सब भाग का भी ताप T होगा। अगर प्रेशर एक जगह P है तो सभी जगह प्रेशर P ही होगा। अगर घनत्व एक जगह रो है तो सभी जगह घनत्व रो ही होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं क्लस्टर है पार्टिकल्स का, कहीं क्लस्टर नहीं है, कहीं पार्टिकल्स पास पास हैं, कहीं दूर दूर हैं, ऐसा संभव नहीं है। समांगी निकाय में संरचना भी समान होगी और भौतिक अवस्था भी समान होगी। विषमांगी निकाय वो निकाय हैं जिनमें कि हम कहेंगे कि प्रत्येक भाग का जो भौतिक अवस्था है, संरचना है, अलग अलग हो सकती है। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक विषमांगी निकाय बहुत सारे समांगी निकायों से मिलकर बन सकता है, जिसमें हर एक समांगी निकाय की अपनी अलग भौतिक अवस्था होगी, अपनी अलग संरचना होगी। यानी एक समांगी निकाय दूसरे समांगी निकाय के समरूप नहीं होगा, और ऐसे समांगी निकाय बहुत सारे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक विषमांगी निकाय का, एक हिट्रोजीनियस सिस्टम का निर्माण करेंगे। और स्वाभाविक है कि जो होमोजेनियस सिस्टम है, जो हम बहुत सारे होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सारे होमोजेनियस सिस्टम एक किसी वॉल से पृथक होंगे, और वो वॉल के अंदर का जो भी भाग है उसको हम नाम देते हैं फेज प्रावस्था। तो अब इन सबको समझने के बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि अब हम गुणों की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के गुणों की बात करते हैं सिस्टम में। एक कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम निकाय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और हर एक टुकड़े का गुण निकालते हैं, और उन सबको गुणों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें बड़े निकाय का गुण मिल जाता है। तो ऐसा जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है बाह्य गुण। यानी छोटे छोटे समूहों के गुणों का भी वही का मान अगर हम जोड़ दें तो हमें बड़े गुण का मान मिल जाएगा। जैसे कि एक बड़ा निकाय बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो मैं एक पार्टिकल का द्रव्यमान निकाल लूँ, दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान निकाल लूँ, तीसरे पार्टिकल का द्रव्यमान निकाल लूँ, इन सबको जोड़ दूँ तो मेरे पास पूरे निकाय का द्रव्यमान का मान मुझे मिल जाएगा। इसी तरह मैं एक एटम की आंतरिक ऊर्जा का मान निकाल लूँ, दूसरे एटम की आंतरिक ऊर्जा का मान निकालूँ, इस प्रकार सभी एटम्स की आंतरिक ऊर्जा का मान निकाल के जोड़ लूँ तो मुझे पूरे निकाय की आंतरिक ऊर्जा का मान मिल जाएगा। तो इसका मतलब बाह्य गुण के उदाहरण क्या क्या हो गए मेरे पास? उदाहरण स्वरूप द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, एंट्रोपी, ये सब हैं हमारे बाह्य गुण। अब है गहन गुण या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो मान है पूरे निकाय के लिए एक समान रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक एक करके उस सबको जोड़ें और पूरे का मुझे मान मिले। तो जैसे हम कहें कि ताप, तो मैं किसी एक पार्टिकल के ताप की बात नहीं करती, यानी मैं सामूहिक रूप से उस निकाय के गुण की बात करती हूँ, तो वो गहन गुण हो जाता है। जैसे कि ताप, दाब, तो ताप, दाब, ये सब कैसी राशियाँ हैं? ये हैं सिस्टम के गहन गुण। यानी इनको मैं पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। तो जब मैं इनको पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकती तो सामूहिक रूप से इनका अध्ययन करूँगी। तो ये सामूहिक रूप से जो अध्ययन की गई प्रॉपर्टीज़ हैं ये कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, गहन गुण। और दो बाह्य गुणों का जो आपके पास भाग हम देते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है? एक गहन राशि मिलती है। यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मैं लूँ, जैसे कि मान लो मैंने द्रव्यमान लिया और आयतन लिया, ये दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जब मैं द्रव्यमान को आयतन से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है घनत्व, और ये जो घनत्व है ये है गहन गुण यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। क्योंकि घनत्व को मैं डिफ़ाइन करूँगी, पूरे सिस्टम के लिए डिफ़ाइन करूँगी। एक पार्टिकल के घनत्व की मैं बात नहीं कर सकती हूँ, पूरे सिस्टम के लिए घनत्व डिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन ये घनत्व कैसे मिला मुझे? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के रेशो से मुझे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मिली है। और इसी तरह जब हम किसी भी बाह्य गुण का विशिष्ट मान निकाल लेते हैं, और विशिष्ट मान निकालने का तात्पर्य क्या है
कि किसी भी बाह्य गुण को मैं उसके द्रव्यमान से डिवाइड कर दूं। तो जब मैं द्रव्यमान से डिवाइड करती हूँ तो मुझे गहन गुण मिल जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाह्य गुण का जो विशिष्ट मान है वो गहन गुण हो जाता है। जैसे कि विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट आयतन, विशिष्ट मोलर मान, यानी बाह्य गुण को जब मैं द्रव्यमान से डिवाइड कर दूंगी, यानी एकांक द्रव्यमान के लिए जो बाह्य गुण है वो मेरे पास कहलाएगा गहन गुण। तो आज हम ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। कल हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से प्रावस्था को डिफाइन कर सकते हैं और प्रावस्था के आधार पर किस प्रकार से हम साम्य की बात करते हैं और कितने प्रकार के हम साम्य डिफाइन करते हैं, ये सब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।